हम्म, तो अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमें रिवीजन कैसे करना है, हाउ टू डू रिवीजन, और एक और चीज़ है हाउ टू डू आंसर राइटिंग। ये मैं सेपरेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर अच्छे से रिवीजन होगा तभी अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन करने से ही हमें कंटेंट मिलता है जो कि आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए पहले मैं रिवीजन समझाऊंगा, अगर वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनता तो इसी में आंसर राइटिंग को भी एक्सप्लेन करूँगा। देखो, पहली बात तो रिवीजन और हाउ टू डू आंसर राइटिंग या फिर हाउ टू डू रिवीजन, ये कोई ऐसा थियोरेटिकल टॉपिक नहीं है, फिर कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ये पॉइंट्स बता दिए, ये पॉइंट्स आपने समझ लिया या फिर ये पॉइंट्स आपने याद कर लिया और आपका हो गया। ये है प्रैक्टिकल चीज़। मैं यहाँ पे आपको टेक्निक बताऊँगा, मैं यहाँ पे आपको तरीके बताऊँगा कि इस तरीके से करना है। ये मेथड है जो ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, इससे आउटपुट जो है ज़्यादा निकलेगा। लेकिन वो जब तक करेंगे नहीं हम तब तक वो होगा नहीं, क्योंकि करने से ही वो हमारे हैबिट में आएगा। हाँ, हैबिट ये बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, क्योंकि ये एक तरीके का हैबिट है कि रिवीजन करने का अगर सही हैबिट आ गया तो फिर बाद में अगर मैं किसी को समझाऊंगा ना कि हाउ टू डू रिवीजन, तो ये मेरे को लगेगा कि ये हाउ टू डू रिवीजन वाला क्या मतलब है। ये तो ऐसा लगेगा कि मतलब नंबर्स को हमने कैसे याद किया, काउंटिंग कैसे याद किया। काउंटिंग तो हमने याद कर लिया और हमें याद है, तो रिवीजन का भी एक तरीका है और वो तरीका हमें समझ लेना है। तो यहाँ याद करने का, रटने को जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो हमें अपने अंदर लाना है कि कुछ भी हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें पता है कि ऐसे ही तो करते हैं, इसमें बहुत कुछ बड़ा या फिर बहुत कुछ नया क्या है, ऐसे ही करना ही और ऐसे ही करते हैं हम। तो ये है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहले रिवीजन का ये मतलब नहीं होता है कि ये मेरे पास नोट्स है, मान लो, एक मिनट मैं किसी चैप्टर का नोट्स निकाल लूँ तो और अच्छे से समझा पाऊँगा। अच्छा चलो, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। इसमें मैं ये पेज मैंने निकाल रखा है और मैंने यहाँ देखा सबसे पहले सोवियत सिस्टम। तो हल्का हल्का जैसे मैं ऐसे याद करूँ कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग, ऐसे मैं इसको एग्जैक्ट याद कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अटक गया तो मैंने हल्का सा हाथ ऐसे किया, अच्छा, बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। ये रिवीजन नहीं होता, इसको रीडिंग कहते हैं। हाथ भी पता नहीं क्यों लगाते हैं, हाथ भी नहीं लगाने का, सीधे रीडिंग करो। इसको रीडिंग कहते हैं, इसको रिवीजन नहीं कहते। पहली बात ये हम जरूर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, पहले ये समझो कि रिवीजन कहते फिर किसे। रिवीजन का मतलब है कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। पहला चीज़, हमने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, अगर इसको समझ लिया है, समझने का जो काम है, ये हमें लग रहा है कि हाँ, अगर मैंने कुछ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ा, इसमें सोवियत सिस्टम पहला टॉपिक है, अगर मेरे को ये समझ में आ गया है कि सोवियत सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि मुझे पता है कि यूएसएसआर एक कंट्री था 1991 से पहले, उसके डिसइंटीग्रेशन के पहले वो जिस तरीके से रहते थे, वहाँ जो रूल्स रेगुलेशन थे, और यूएसएसआर ने बेसिकली जितने भी कंट्रीज़ को अपने अंदर मिला रखा था, और वहाँ के कुछ फीचर्स थे जैसे कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट था, वो सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर वगैरह करते थे। ये मैं आगे का बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर हमें पता है, तो इसका मैं कुछ बोलूँगा तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा था कि वहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट जो थी अकाउंटेबल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, इसी एक तरीके से सोवियत सिस्टम कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, वहाँ की जो गवर्नमेंट है। तो ये अगर मेरे को पता है, ये मैंने पढ़ लिया, और ये मेरे को, मैं भूल गया क्या बता रहा था। अच्छा, मैं यही बता रहा हूँ कि इसका अगर मेरे को, ये मैंने पढ़ लिया तो इसका जिस्ट मेरे को आना चाहिए। नहीं, एक मिनट, बताते बताते मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चला जाता हूँ ना, इसलिए भूल जाता हूँ। हाँ, तो ये, हाँ ये रहा, ये मैंने अगर पढ़ लिया, जैसे सोवियत सिस्टम मैंने पढ़ा और ये मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, मैंने सोवियत सिस्टम क्या होता है ये मैंने पढ़ लिया और ये समझ लिया। अगर इससे पहले कुछ मैंने मैसअप कर दिया, बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर बोल दिया, तो बहुत मिक्स हो जाता है, मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चला जाता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करने लगता हूँ और फिर ये भूल जाता हूँ कि किस टॉपिक से मैं इस वाले पे आया था, तो पहला टॉपिक ही भूल जाता हूँ। तो अभी तक कुछ नहीं, अगर वो बहुत मिक्स कर दिया मैंने तो वो सब छोड़ दो। इतना है कि अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके बाद रिवीजन नहीं करना। रिवीजन करने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि पढ़ने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमें समझ में आ चुका है। जैसे सोवियत सिस्टम पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए मोटा मोटा कि सोवियत सिस्टम होता क्या है, उसके बाद हम रिवीजन कर सकते हैं। अब ये रिवीजन करने के लिए ही मैंने बोला ना कैसे हाथ रख के देख देख करते हैं, ये नहीं करना। ये रिवीजन करने के लिए पहला तरीका ये होता है कि मैं चैप्टर नाम देखूंगा, टॉपिक देखूंगा कि अच्छा टॉपिक है हमारा सोवियत सिस्टम, इसको मेरे को रिवाइज करना है, तो मैं बुक बंद कर दूंगा या फिर बुक खुले भी रहे मैं इधर देखूंगा उधर। बुक में नहीं देखना है, सिंपल मतलब बच्चे थोड़ी हैं कि देख लेंगे, देख भी लेंगे तो खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ मैं।
तो बुक नहीं देखना, बुक मैंने बंद कर दिया। और सोवियत सिस्टम में पहली चीज़ तो ये कि हमें सीक्वेंस में ही ट्राई करना है रिवीजन करने का, क्योंकि सीक्वेंस में करूँगा तो एक फॉर्मेट भी दिखेगा, एक क्रोनोलॉजी भी दिखेगा, और दूसरी चीज़ कुछ छूटेगा नहीं, छूटेगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये था, फिर ये था, तो बीच का जो ये था ये मेरे को मिस हो रहा है, तो वो मैं उस समय जाके चेक कर लूँगा। और एक बार अगर मैंने उस समय ही चेक कर लिया तो फिर वो मेरे बाद में रिवीजन में वो भूलूंगा नहीं मैं, वो मेरे को याद रह जाएगा। तो मेरे को सबसे पहले सीक्वेंस में रिवीजन करते जाना कि अच्छा मैंने पहले ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, बिना देखे। ठीक है, अब ये कैसे रिवाइज करना है एक और चीज़ मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये सुनो। पहले ये पढ़ा, फिर सोवियत सिस्टम में ये था, इसके फीचर्स में ये था, उसके ये पॉइंट्स थे, अच्छा मैं यहाँ पे अटक गया। तो अब यहाँ पे मैं अटक गया तो मुझे ये काम करना है कि मैं अभी ही देखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अटक गया तो ये नहीं कह रहे यार यहाँ छोड़ दिया, या ये पॉइंट याद नहीं आ रहा, फिर छोड़ दिया, या कुछ काम कर रहा हूँ, या फिर बाद में देख लूँगा, ये चीज़ नहीं करना। अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो फिर ये बाद में हो नहीं पाएगा, और अगली बार फिर जब रिवीजन करूंगा तो फिर मैं यहीं पर अटकूंगा, और फिर अगर छोड़ दिया तो ऐसे ही छूटता चला जाएगा, और एग्जाम में भी यहीं पे आके बोलूंगा। तो रिवीजन से क्या मैंने क्या बताया था, रिवीजन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से पता चलता है गलती कहाँ है। तो मैंने रिवीजन किया पढ़ने के बाद, तो मेरे को पता तो चल गया ना कि हाँ यहाँ गलती है, लेकिन गलती जान के मैं क्या कर लूँगा जब तक गलती को सुधारूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे को ये करेक्ट करना है कि अच्छा यहाँ पे मैं भूला था, जल्दी से बुक ओपन करूँगा, ये पॉइंट देखूंगा, और ये पॉइंट देखने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अब ये पॉइंट देखने के बाद मेरे को याद हुआ या नहीं हुआ, इसके भी 2-3 तरीके। ये पॉइंट देख लिया, अब आप ये पॉइंट अभी जस्ट मैंने बुक में चेक किया और अभी अगर बोलूँगा आंख बंद करके, तो ये हमें तो ये लगेगा कि यार अभी तो देखा था, तो अभी तुरंत थोड़ी भूल जाऊँगा। इसके लिए ये कर लो, अच्छा ये पॉइंट देख लिया ना कि मैं जो मिस कर रहा था, ये पॉइंट मिस कर रहा था, अब फिर से बुक बंद करो, स्टार्टिंग से रिवीजन करो। स्टार्टिंग से रिवीजन करोगे तो ये पॉइंट अभी देखा था, तो ये मिस नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी मिस हो रहा है तब तो देख के भी 2 मिनट में ही भूल गए फिर से, तो इसको अच्छे से कवर करना है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। अगर नहीं भूले तो ये पहला तरीका होगा कि हाँ ये पॉइंट हमें अब याद हो गया है। एक तरीका ये है कि कुछ देर बाद ये टॉपिक हो गया ना, ये पॉइंट मैंने मिस किया था और बुक से देख के याद किया, अब अभी रिवीजन करूंगा, तो अभी तो बुक से देख के याद किया था, तो रिवीजन क्या मतलब। तो अगला टॉपिक रिवाइज करता हूँ, 1-2 टॉपिक के बाद वापस आऊँगा इस टॉपिक पे, और एक बार रिवाइज करके देख लूँगा कि क्या मैं फिर से यहाँ पे अटक रहा हूँ या नहीं अटक रहा हूँ। और नहीं अटक रहा हूँ तो हो गया मेरा पॉइंट, और अभी नहीं अटक रहा हूँ तो फिर कभी नहीं अटकूंगा, कि रिवीजन तो रेगुलर करते रहना है ना, रेगुलर करते रहना है। रेगुलर नहीं करूँगा फिर तो ये हो सकता है कि यहाँ का यहीं ऊपर ही अटक जाऊँ, वहीं भूलने लगूँ, लेकिन रिवीजन तो रेगुलर करते रहना, तो फिर मैं नहीं भूलूँगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हाँ पहले रिवीजन कैसे करना मैंने वो बता दिया। अब देखो यहाँ पे भी वही लिखा है कि आफ्टर रीडिंग का मतलब यहाँ पे रीडिंग नहीं है कि माय नेम इज़ ये, माय फादर्स नेम इज़ ये, रीडिंग नहीं। रीडिंग का मतलब है कि मेरे पास नोट्स अपने पास हैं, अपने को देखना है वीडियो, जो भी टीचर समझ में आता है, जैसे मैंने बता रखा है उन टीचर का वीडियो देखना है और नोट्स पढ़ना है। वीडियो देखते देखते के साथ हमारे पास एक एनसीईआरटी बुक और एक जो हमारा नोट्स है, ये 2 चीज़ खुला होना चाहिए। पहले सिर्फ वीडियो देखो, तीनों चीज़ एक साथ नहीं देखना, कुछ समझ नहीं आएगा। पहले सिर्फ वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स रीड करो या एनसीईआरटी रीड करो। मैं कहूँगा नोट्स इतने डिटेल हैं कि एनसीईआरटी ना भी हो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखा, हमने टॉपिक कंप्लीट किया, पॉज किया, फिर नोट्स रीड किया। नोट्स रीड किया, उसके बाद नोट्स रीड किया तो हाँ समझ में आना चाहिए कि अच्छा जो वीडियो में मैंने समझा यहाँ भी वही है, तो मेरे को समझ में आ गया है। समझने का पहला मतलब है कि वो पूरा कहानी क्लियर होना चाहिए। कहानी क्या है, तो अगर कोई सा भी टॉपिक में पढ़ रहा हूँ ना, तो उसको एक कहानी के तरीके से रिवाइज करना है। तो जब मैंने वीडियो देख लिया और उसके बाद मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो हाँ मेरे को ये पूरा जो समरी है, जिस्ट है, वो समझ में आना चाहिए। अब जब ऐसे करके पहला टॉपिक देखा, उसको रीड किया, नोट्स में समझ में आ गया, दूसरा देखा, उसको रीड किया, समझ में आ गया, ऐसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर जब बाद में हम रिवाइज करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि कोई सा भी टॉपिक, जैसे सोवियत सिस्टम टॉपिक में रिवीजन के लिए ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि उसका जिस्ट क्या था। ठीक है, जिस्ट का ये मतलब है, या फिर ये आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हो, या फिर चैप्टर भी छोड़ो। मैं कह रहा हूँ ना कि एक टॉपिक में हमने वीडियो देखा, फिर उसका जिस्ट, फिर उसको नोट्स में रीड किया और हो गया। फिर दूसरा टॉपिक देखा, उसको वीडियो में देखा और फिर उसका नोट्स रिवीजन किया और समझ में आ गया तो आगे बढ़ के। मैं कहता हूँ ऐसे करके आगे मत बढ़ो, पहले ये करो कि एक टॉपिक हमने पढ़ा, मतलब वीडियो देखा, उसके बाद फिर उसको नोट्स में रीड किया, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया ना, तो एक बार बंद कर दो, मतलब हाथ लगा दो या बंद कर दो, और फिर बस ये रिकॉल करो कि इस टॉपिक का जिस्ट क्या था, मतलब इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा। मेरे को उसके फैक्ट्स या फिर उसके पॉइंट्स वो याद नहीं करने, लेकिन मुझे उसका ये समझना है कि इस टॉपिक में मैंने पढ़ा क्या। इसके लिए अगर मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, तो इस चैप्टर के नोट्स में तो नहीं है, मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ, जैसे वो एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताऊँ। जैसे कौवा वाला एग्जांपल था ना, कि कौवा आता है और उस घड़े में पहले उसको पानी पीना होता है, पानी बहुत नीचे रहता है, पत्थर भरता है और ऊपर आ जाता है।
ठीक है, तो समझ में आ गया ना वो जो उस पत्थर भरते रहता है घड़ी में और पत्थर से पानी ऊपर आ जाता है और फिर चोंच से पी लेता है। तो ये जब मैंने पूरा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद अब मेरे को रिवीजन तो बाद में करूँगा, लेकिन अभी ही जस्ट याद करके समझना कि हाँ ये टॉपिक मेरे को समझ में आ गया। तो उसके लिए मैं ये करूँगा, हाँ तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि अब मेरा ये कहानी मैंने पूरा पढ़ लिया, तो मैं बस इस कहानी में ये याद करूँगा कि इसका जिस्ट क्या था, इसके एक तरीके से समरी क्या था। ठीक है, मतलब मैं वहाँ पे ये याद करूँगा, मुझे ये नहीं देखना है कि उसका मान लो वहाँ पे चैप्टर में हमें ये भी बताया था कि कौवे ने इतने पत्थर भरे, इतने पत्थर भरने के बाद वो थक गया था तो थोड़ा उसने ब्रेक लिया और फिर आगे के पत्थर भरे। तो ये फैक्ट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे को ये उसमें जिस्ट में नहीं याद करना। जिस्ट में मेरे को बस इतना याद करना कि मैंने ये पूरा कहानी जो पढ़ लिया इसमें मैंने पढ़ा गया। तो जिस्ट मेरा इस कहानी का ये होगा कि ये एक कौवे का कहानी है जिसको पानी पीना होता है और घड़े में पानी बहुत नीचे रहता है, तो उसमें पत्थर भर भर के पानी को ऊपर करता है और फिर पानी पीता है। तो ये बेसिक सार हो गया चैप्टर उस टॉपिक का या फिर यहाँ पे इस कहानी का जो मुझे समझ में आया। ठीक है, बाद में मैं जब उसका रिवीजन करूँगा तब मेरे को प्रॉपर वो पॉइंट्स याद करने हैं कि कौवे ने पहले 30 पत्थर भरे थे, फिर वो थक गया था, फिर उसने ब्रेक लिया, फिर बाकी का और 60 पत्थर जो थे वो बाद में भरा, ऐसे एक एग्जांपल के लिए। तो वो मैं बाद में रिवीजन टाइम करूँगा, लेकिन अभी जस्ट समझते टाइम बस मेरे को उसका एक ऊपर ऊपर का सार समझना है कि इसका मतलब इस टॉपिक में समझा क्या। तो वही यहाँ भी हमें करना, कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं हम। ठीक है, दूसरी चीज़, रीड रिवाइज फ्रॉम वन सोर्स ओनली। जब भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो मुझे एक सोर्स से ही रिवीजन करना है, मुझे ऐसे बहुत सारे सोर्स नहीं लेने कि कभी मैं रिवीजन नोट से कर रहा हूँ, कभी मैं बुक से कर रहा हूँ, कभी किसी फ्रेंड का नोटबुक है उससे रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा, ये पहले पॉइंट में ही ना मैंने बहुत टाइम लिया, 11 मिनट हो गए, ये आप गलत है। जब मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ तो एक ही समझाना चाहिए। चलो ठीक है, अब अच्छे से करते हैं जल्दी जल्दी कि रीड और रिवाइज फ्रॉम वन सोर्स ओनली। इससे ये होगा कि आज मैंने मान लो अपने नोट से किया, कल मैं किसी फ्रेंड का नोटबुक ले आया और उससे मैंने रिवाइज करने लग गया। तीसरा मुझे कोई एक रिफ्रेशर दिखा जो मेरे पास था, मान लो यही रिफ्रेशर, अब मैं इससे रिवीजन करने लगा। नहीं, ये सब हम अपने खाली टाइम है कभी रीड करना कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए हमें एक ही सोर्स यूज़ करना, जो मेरे हिसाब से जो नोट्स है अपने पास वो नोट्स बेस्ट है। अब इससे होगा क्या कि इससे ना जब मैंने रिवीजन कर लिया और मेरे को याद होगा, और जब मैं आंसर राइटिंग करूँगा ना, जैसे मान लो कि प्रिंसली स्टेट्स का पार्टीशन जो है, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये जब मैं रिवीजन करूँगा और उसके बाद जब मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ ना, तो ये आंसर राइटिंग करते टाइम जो पेज मैंने पढ़ा था, जो नोट्स का मेरा पेज था जिसमें ये इंटीग्रेशन का पूरा डिटेल दिया था, तो वो पेज का पूरा इमेज बन जाएगा मेरा। जैसे मैं यहाँ पे मेरे को याद आने लगेगा कि यहाँ पे पहले मेरा ऊपर जूनागढ़ का प्रिंसली लिखा था, मैंने उस अपने नोटबुक में यहाँ जूनागढ़ का लिखा हुआ था, फिर नीचे हैदराबाद का था, साइड में मैंने जम्मू कश्मीर का भी लिखा था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि साइड में, तो ये पूरे पेज का मेरे को इमेज बन जाएगा। तो मैं ऐसा लगेगा कि माइंड में मेरे इमेज बना हुआ है और मैं उसको देख के लिखते जा रहा हूँ। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि एक सेम पेज अगर आप याद करो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम कभी जाते हैं स्टेज पे, कुछ अपना मान लो कोई ऐसे है वो मेरे को दिया था और मेरे को स्टेज पे बोलना है, तो मैं उस एक ही पेज से एक पेज में मैंने ऐसे लिखा और इसको बार बार देख के रिवीजन करते रहता हूँ। अब ये सोचो कि जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ और रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जब स्टेज पे बोलने का, और इफ़ इन केस अगर मैं कहीं भूल जाता हूँ, तो जैसे ही मैं पेज पे देखता हूँ तो जहाँ पे मैं भूला हूँ उसका अगले वर्ड पे ही मेरा नज़र जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मैंने इसी एक पेज से इतनी बार रिवीजन कर लिया है कि इस पेज का इमेज मेरे माइंड में बन गया है। और कहीं भी मैं अटकता हूँ ना, तो मुझे पता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ, अब ऑफ के बाद ये मेकिंग ऑफ इंडिया शब्द मैं भूल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये इस कोने में है, इस लाइन के इस कोने में, तो मैं तुरंत यहाँ पे आ जाऊँगा, मेरा आँख डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था कि एक ही सोर्स से रिवीजन करने से क्या होता है कि उस पेज का पूरा इमेज बन जाता है हमारे दिमाग में। तो आंसर राइटिंग करते टाइम अगर हम कुछ भी भूल भी रहे हैं तो वो हो जाएगा, याद आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बार बार उसी चीज़ को एक ही सोर्स से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। अब मान लो मैंने प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन जो उसके 4-5 पॉइंट है, ये मैंने रिवीजन किए, मैंने कर दिया नोटबुक बंद। अब नोटबुक मैंने बंद कर दिया तो अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था, चौथा ये था। अच्छा, चौथे के बाद मेरे को पाँचवा याद नहीं आ रहा, तो मैंने नोट्स खोला, मेरे को पता है, मैं देखूंगा, अच्छा पाँचवा पॉइंट यहाँ लिखा है, और पाँचवा पॉइंट मैंने पढ़ा और आगे छठा सातवां करके पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। और जब मैं बाद में आंसर राइटिंग करूँगा ना, तो मेरे को याद रहेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मेरे वही है कि एक ही चीज़ से मैंने बार बार रिवीजन किया है, तो इस पेज का इमेज मेरे माइंड में बन जाएगा जब इसी सेम टॉपिक का मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, इसी सेम टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया तो अब मैं लिख रहा हूँ ना, तो लिखते टाइम ही देखना ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ये क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये पाँचवा पॉइंट अभी तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने दोबारा रिवीजन किया है, लेकिन जब मैं पहली बार कर रहा था तो मैं ये भूल गया था। आपको ये याद क्यों है?
क्योंकि आपने एक ही सोर्स से इतनी बार रिवीजन किया है ना कि आपको वो चीज़ पूरा इमेज बन गया है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हम एक ही सोर्स से रिवीजन करें। और ये मैं जो समझा रहा हूँ शायद आपने भी नोटिस किया हो, सभी नोटिस करते हैं, इसलिए एक सोर्स से रिवीजन करना अच्छा रहता है। दूसरा अगला चीज़, डू रैंडम रिवीजन या फिर लाइक एनीवेयर। हम कहीं भी, मान लो हम खाना बना रहे हैं, या फिर हम खाना खाते समय तो नहीं, हम खाना बना रहे हैं या फिर कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसमें हम दिमाग का कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं, उसमें दिमाग का बहुत कुछ काम है नहीं, दिमाग में कुछ सोचते सोचते भी खाना बना सकते हैं। तो सोचने से अच्छा कोई टॉपिक की रिवीजन करते खाना बना दो। खाना बना रहे हैं, हमने मान लो सोवियत सिस्टम का एक टॉपिक है जो मेरे को रिवाइज करना है, मेरे मन में आया तो मैं उसको रिवीजन करूँगा। अब वहाँ पे कोई नोटबुक है नहीं, तो मेरे को वहाँ पे रिकॉल ही का सब कुछ रिट्राइव करना होगा। और यहाँ पे भी इस चीज़ का हेल्प आता है फ्रॉम वन सोर्स ओनली। अगर सिर्फ एक ही सोर्स से रिवीजन कर लिया ना, तो रिवीजन आपके लिए इतना ईजी बन जाएगा कि जब जैसे आप सोवियत सिस्टम बोलोगे ना, सोवियत सिस्टम का वो पेज, जिस पेज में आपने नोट्स का वो पेज, जिस पेज में आपने उसका पूरा लिख रखा, उसका इमेज बन जाएगा आपके सामने माइंड में, और फिर आपको वो पढ़ते जाओगे और पूरा पेज का रिवीजन हो जाएगा। तो ये इसका हेल्प यहाँ भी आता है रिवीजन में भी। और नहीं भी है वैसे तो यही करना, अगर एक सेकंड के लिए नहीं भी हो रहा है तो हम रिवीजन करते जा रहे हैं और सोवियत सिस्टम का मान लो एक एक्स पॉइंट पर हम अटक गए कि इसके बाद हमें याद नहीं आ रहा, फिर ये पॉइंट भूल रहे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ट्राई करना है कि उसी समय जाके जल्दी से नोटबुक खोला, ये पॉइंट देख लिया और फिर वापस आ गए। तो इससे ये है कि एक बार अगर मैं यहाँ पे अटका हूँ और उसी समय मैंने इस पॉइंट को देख लिया ना, तो अब ये 99.9% पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 100% पॉसिबिलिटी है, कन्फर्मेशन है कि अगली बार इस पॉइंट पे तो मैं नहीं अटकूंगा, क्योंकि रेगुलर इस पॉइंट पे नहीं अटकूंगा। बस एक कंडीशन है कि हमें रेगुलर रिवीजन करते रहना है, और वो तो हमें करना ही, रिवीजन छोड़ना तो है ही नहीं। तो इस पॉइंट पे नहीं अटकूंगा, तो मेरी यही मिस्टेक थी और ये मिस्टेक मैंने जान के इसको करेक्ट कर लिया। अगला है डू इट कंफर्टेबली, मतलब नोट्स में कभी मुझे ये नहीं करना कि जैसे रिवाइज कर रहा हूँ बिना बुक को देखे, तो मैं ये पढ़े जा रहा हूँ कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोवियत रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1947। मेरे को ये चीज़ नहीं करना। इंग्लिश में बोलते रिवीजन नहीं करना, या फिर ये भी नहीं करना कि मतलब बिल्कुल हिंदी की सोवियत यूनियन जो है वो 1917 में स्थापित हुआ था सोवियत सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद। अब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का हिंदी पता होता तो मैं यहाँ भी वही बोल देता, कि ऐसा भी नहीं कि पूरा अब हिंदी में करते जाना है, ना हमें इंग्लिश में करना है ना हमें हिंदी में करना है। अच्छा, इंग्लिश या हिंदी में हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में अगर मेरे को ये लग रहा है कि ये मेरा डेली का लैंग्वेज है, मैं इस लैंग्वेज में बात ही करता हूँ, तो मैं कर लूँगा। या फिर हिंदी में कि मैं पूरा एकदम प्रॉपर हिंदी बोलता हूँ तो इसी में कर लूँगा, लेकिन हिंदी तो मैं वैसे भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि हमें आंसर तो इंग्लिश में ही लिखना है, तो प्रॉपर हिंदी में लिखने का तो मतलब होता ही नहीं है। फिर ये ऐसा हो जाएगा कि मैं अगर रिवीजन प्रॉपर हिंदी में करते जा रहा हूँ ना, तो आंसर राइटिंग में काफ़ी टाइम मेरे को, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या लिखना है, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इसमें भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये तो नहीं करना। ये कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये भी मत करो। बेस्ट ये रहता है, बेस्ट है हिंग्लिश, मतलब इंग्लिश में याद करना। जैसे देखो, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग after Soviet revolution in Russia in 1970. The revolution was inspired by the idea of socialism and the need for egalitarian society as opposed to capitalism. अब देखो, इसको मैंने, ये मेरे को जब मैंने पढ़ा ना और रिवाइज करूंगा तो इसको कैसे करूंगा पता है? इंग्लिश में करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को बोलना पड़ेगा। भले ही मैं सेम सेंटेंस ना बोलूँ, सेंटेंस रटना तो नहीं है ना, तो सेम थोड़ी बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश का ही सेंटेंस बना के बोलूंगा, तो उसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये भी उतना ही अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूँ, अगर हमारी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी सही है, जिससे बाद में आंसर राइटिंग करते टाइम हमें ट्रांसलेशन में टाइम ना लगे, और उतनी इंग्लिश अच्छी तो है। तो इसको मैं ऐसे रिवाइज करूंगा ना, अब मैंने इतना पढ़ लिया, अब देखो मैं बिना बोले बोलता हूँ कि यूएसएसआर जो है 1917 में बना था रशिया में। कब बना था? आफ्टर सोवियत सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। ये क्यों बना था? अच्छा, मैं हल्का से यहाँ भूल गया। हाँ, एक तो मेरे को ये याद था कि जैसे अभी मैं बोल रहा था तो मैं सच में भूल गया था कि ये सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर होकर बना था, और इसलिए भी दूसरा रीज़न ये था कि इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी की जरूरत थी। तो जब मैं अभी सच में रिवाइज कर रहा था तो मेरे को इगैलिटेरियन सोसाइटी याद था कि एक रीज़न तो ये था, लेकिन दूसरा रीज़न मैं भूल गया। तो मैंने तुरंत अभी देखा ना, और मेरे को याद आ गया दोनों रीज़न क्यों बना था। तो अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा तो ये तो मेरे को अभी भी याद था, तो तभी भी याद रहेगा, लेकिन ये मेरे को अभी याद नहीं था, लेकिन तब जरूर याद रहेगा, क्योंकि अभी मैंने रिवाइज करते समय मुझे गलती मिल गया और मैंने उसको करेक्ट कर लिया। तो यूएसएसआर जो था 1917 में बना था, रशिया में बना था, इन रशिया आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। और दूसरा ये किस आइडिया से इंस्पायर था? इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। और दूसरा आइडिया था इसका, और दूसरा था नीड फॉर इगैलिटेरियन सोसाइटी। 1 मिनट के अंदर, मैं तो कहता हूँ 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर ये 2 पॉइंट याद हो गया ना। ये एक तरीके से 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ तक और दूसरा पॉइंट यहाँ तक। 30 सेकंड में मैंने 2 पॉइंट रिवाइज कर लिया।
अब ये इंग्लिश में इसको क्यों बोल रहा हूँ सेइंग कीवर्ड्स, क्योंकि मैंने बोला हिंदी में है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको मैंने बोला है, जैसे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, जो मुझे आंसर राइटिंग में भी ये तो लिखना पड़ेगा, इसको मैं चेंज कर ही नहीं सकता, तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा, तो ये की टर्म है जो मैंने बोला। आइडिया ऑफ सोशलिज्म, नीड फॉर एगलिटेरियन सोसाइटी, ये भी मेरे को लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने बोला इसलिए क्योंकि ये तो मेरे को वहाँ पे लिखना ही है ना। सोशलिज्म का कोई ऐसा वर्ड तो है नहीं कि मैं इक्वल सोसाइटी या कुछ लिख दूँ, मेरे को यही वर्ड यूज़ करूँगा तो टीचर को लगे कि हाँ अच्छे टर्म्स यूज़ किए गए आंसर में, तो इसलिए मैं अपने बोलने के भी लैंग्वेज में इसको ले आ रहा हूँ कि ये मेरी हैबिट ही बन जाए। वहाँ पे भी जब सोचूँ ना तो सबसे पहला मेरे को सोशलिज्म ही वर्ड याद है। जैसे पिन्स टू कार मैंने लिखा यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए कि सोशलिस्ट सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर जो था, इसका एक ये भी फीचर था कि ये सब कुछ बनाते थे पिन से लेके कार तक। तो जब भी मैं रिवाइज करूंगा ना कि तो ये बोलूंगा कि यूएसएसआर जो थे सब कुछ मैन्युफैक्चर करते थे फ्रॉम पिन्स टू कार्स। तो अब जब भी मैं आंसर लिखूंगा ना तो मेरे को कुछ एग्जांपल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने रिवीजन ही अपने इस तरीके से किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं एग्जांपल्स हैं उसको मैंने रिवीजन करते वक्त ही बोलते गया हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमें रिवीजन में ध्यान रखना है। 20 मिनट तो रिवीजन में ही ले लिया, लेकिन कोई दिक्कत, मैं इसको एक रिकॉल समराइज़ कर देता हूँ। पहली चीज़, पहले पढ़ना है, फिर उसको समझना। पढ़ने के बाद हमें पढ़ने का तो काम है कि हमें पढ़ना है, समझने का ये है कि पढ़ने के बाद नोट्स रीड करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हमें समझ में आ गया। समझ में आने का बेस्ट तरीका वही है कि उस टॉपिक का जिस्ट खुद से निकालो, बिना देखे जिस्ट निकालो कि अच्छा इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था, ठीक है, तो ये हमारा हो गया जिस्ट। जैसे मैंने बोला था ना कि ये टॉपिक जो था सिंपली ये कौवे और वो किस तरीके से पानी पी रहा था, पानी उसने पीने के लिए क्या आइडियाज़ लगाए, वो है, तो जिस्ट ये है, ठीक है। उसमें हमें बिल्कुल फैक्चुअल या फिर पॉइंट्स पे नहीं जाना, लेकिन हमें जिस्ट निकालना है। जिस्ट अगर मैं निकाल पा रहा हूँ ना तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं इस एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक मान लो उसका जिस्ट में निकाल पा रहा हूँ, मतलब वो चैप्टर मेरे को समझ में आया। पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़, रिवीजन हमें रेगुलर करते रहना है, ट्राई करना है कि जो टॉपिक जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही रिवीजन करना है। और आज अगर आधा चैप्टर हुआ, कल अगर आधा चैप्टर हुआ, परसों अगर आधा चैप्टर हुआ, 3 दिन में हुआ, तो तीसरा दिन जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब तो कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करना ही है। और बाकी 1/3 मैंने आज किया, 1/3 कल किया, 1/3 परसों किया, तो 1/3 ही जो आज मैंने किया है रात में या फिर कभी शाम में, एक बार मैं ट्राई करूँगा कि जितना मैंने आज पढ़ा उतना एक बार रिवाइज करके देखता हूँ कि कितना याद है। पहली रिवीजन में 50% यार कोई दिक्कत नहीं है, आ तो रहा है, दूसरी में 70 आएगा, तीसरे में 90 आएगा, चौथी में 100 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल रिवीजन से इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन यही हम रिवीजन ही नहीं करते, और करते भी हैं तो 1-2 बार करते हैं तो लगता है एग्जाम में फिर भी 100% आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं आता है। रिवीजन रेगुलर चीज़ है। रिवीजन के लिए सिलेबस कंप्लीट होने का दिक्कत करना, वो करना, वेट करना ही नहीं है। सिलेबस मेरा 20% हुआ है, 10% हुआ है, वही 10% का रिवीजन करो कि ये 10% से भी क्वेश्चन आए तो मैं इतना तो छोड़ूँ ही ना, इतने में तो 100% स्कोर कर दूँ, बाकी का पढ़ा ही नहीं तो क्या रिवीजन, ठीक है। ये दूसरा, एक ही सोर्स से रिवीजन करना है, क्योंकि वो मेरे को एक इमेज बना देगा मेरे माइंड में, तो लिखते समय मैं ऐसा लगेगा कि मैं पेज देखते हूँ और खटाखट लिखते जा रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये कि हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से रिवाइज करना है। इंग्लिश मैं प्रीफर करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा है कि जिसको भी इंग्लिश में बोलना है, वो करना है, तो इंग्लिश में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ना करो, क्योंकि सीबीएसई हिंदी का पेपर तो है नहीं, तो हिंदी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इंग्लिश बेस्ट रहेगा। सेइंग कीवर्ड्स को बोलते जाना है। कीवर्ड्स को इसलिए बोलना है क्योंकि कीवर्ड्स तो हमें आंसर में मेंशन करने ही होते हैं, ये तो मैंडेटरी है, तो हम इसे अपने रिवीजन में भी मैंडेटरी कर दे तो हमारे लिए तो फ़ायदा है कि रिवीजन में मेरे को कीवर्ड बोलने ही बोलने हैं, तो ये मेरे मुंह पे आ जाएगा। जब भी मैं पॉइंट रिवीजन करूँगा तो वो कीवर्ड के साथ ही रिवाइज होता चला जाएगा, तो मेरे लिए हेल्पफुल है। आंसर लिखते टाइम मेरे को याद ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिवीजन के मैंने कुछ बात बताया। रिवीजन रेगुलरली करना है, बिना देखे करना है, एक ही सोर्स से करना है, जिस्ट निकालने का ट्राई करना है टॉपिक पढ़ने के बाद, और अपने कंफर्ट के हिसाब से करना है। अब दूसरी आंसर राइटिंग। टाइम हो गया है 24 मिनट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो मैंने पूरा बताया ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मैंने टेक्निक बताया है। ये जब एक्चुअल रिवीजन करोगे तो आएगा। आंसर राइटिंग के लिए पहली चीज़ जो है वो तो है कंटेंट इज़ रिक्वायर्ड, जो मैंने पहला लाइन लिखा है। क्योंकि अगर मेरे को सोवियत यूनियन का पता ही नहीं है, सोवियत यूनियन कब बना ये नहीं पता, कि कैसे बना, कि सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर होकर, और इगैलिटेरियन सोसाइटी का नीड था, और नीड था अपोज टू कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म नहीं चाहिए था, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए था, इसलिए बना, इसका नीड था, इसके क्या फीचर्स था आगे मान लो लिखा है। अगर ये मेरे को कंटेंट ही नहीं याद है तो व्हाट इज सोवियत सिस्टम, व्हाट वर इज फीचर्स, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो पहले तो कंटेंट इज रिक्वायर्ड, और कंटेंट रिक्वायर्ड के लिए ही मैंने पहले ये रिवीजन का पूरा समझाया
कंटेंट रिक्वायर जो है तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हम कैसे कर पाएंगे, रेगुलर रिवीजन से। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, या तो 2 मार्कर होगा, 1 मार्कर तो होते नहीं है। अब देखो सीबीएसई में 2 मार्कर या कहीं, हाँ 2 मार्कर हो सकता है, 2 मार्कर या 3 मार्कर है, मेरे ख्याल से 2 मार्कर भी नहीं है, लेकिन चलो किसी पेपर में 2 मार्कर है, किसी में 3 या 4 होता है जिसको शॉर्ट बोलते हैं, और 6 या 8 होता है, 6 मार्कर या फिर 8 मार्कर, जैसे पॉल साइंस में 6 होता है, हिस्ट्री में 8 होता है ना, तो ये 8 मार्कर। वैसे ही पॉल साइंस में मेरे ख्याल से शॉर्ट में 3 मार्कर होता है और हिस्ट्री का वही शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्कर होता है। तो मैंने स्लैश करके लिखा है कि 3 मार्कर 4 मार्कर का रूल एक ही है, 6 मार्कर 8 मार्कर का एक ही है, और शॉर्ट चाहे 2 हो या फिर 3 हो, इसका भी रूल एक ही है। सबसे पहले हमें जो करना है, हमें आंसर को लिखना है इस फॉर्मेट में, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। 2 मार्कर में नेसेसरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हम कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका इंट्रो और बॉडी के साथ ही वो क्वेश्चन 2 मार्कर जितना बनेगा, इसका मान लो, अच्छा मार्कर तो मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे को वर्ड लिमिट लिखना था 40, 80 से 100, 150 से 200। 2 मार्क का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बिना कंक्लूजन और इंट्रो के सिर्फ बॉडी ही बॉडी मेरे को इतना पता है जो 40 वर्ड हो जाएगा, तो मैं ये क्यों लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अपने बॉडी पे आऊंगा ना, क्योंकि ये लिखने जाऊंगा तो 40 वर्ड लिमिट भी एक्सीड हो जाएगा, मार्क्स ज़्यादा मिलेगा नहीं। टीचर अगर ऐसा होगा इरिटेटिंग वाला तो ये भी देखेगा कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहा, तो उसमें भी मार्क्स कटते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर, मार्क्स कटते बहुत कम टाइम है, लेकिन 2 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, तो मिलना 2 ही है। अगर मैं सिर्फ बॉडी लिख के ही 40 वर्ड लिखता तब भी 2 मिलता, इंट्रो और कंक्लूजन लिख के मैंने इसको 60 वर्ड का बना दिया तब भी मिलना 2 ही है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ और ज़्यादा लिखूँ। तो पहला चीज़ ये देखना है। अब कोई ऐसा 2 मार्क है जिसमें बॉडी तो है, लेकिन बॉडी 25-30 वर्ड का है, 20-25 वर्ड का है, तो वहाँ पे मैं इंट्रो और कंक्लूजन लिखूंगा, बहुत बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा कि मेरा वर्ड लिमिट रीच हो जाए। ठीक है, अब ये
सॉरी, एक लास्ट वीडियो जो बताया था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं, शायद मैं इसको वो कर दूंगा, मतलब एडिट करके इन दोनों को कंबाइन करके ही सेम वीडियो जा रहा है, एक ही वीडियो होगा। अभी कॉल आ गया था ना, इसलिए बीच में कट जो दिख रहा है इसलिए था। हाँ, तो क्या था, एक प्लैंड सिटी करके भी एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि द होल सेटलमेंट वाज प्लैंड, देयर वाज अ अपर टाउन एंड लोअर टाउन। इसका कुछ फीचर्स बता दूंगा कि अपर टाउन वाज वॉल्ड। हाँ, अपर टाउन वाज वॉल्ड, इससे एक और पॉइंट याद आ गया। यहाँ पे ब्रिक्स का मैं लिख दूंगा कि ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ हम करते थे, जो हम बनाते थे भट्टे में, बर्न्ड ब्रिक्स बोलते हैं उसको। क्योंकि बहुत सारे तो क्ले वाले ब्रिक्स भी होते हैं ना, या फिर मड ब्रिक्स, लेकिन इतना अच्छा होने लगा था मोहनजोदारो में कि बर्न्ड ब्रिक्स भी यूज़ होने लगे थे। इसका ये बता दूंगा कि स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के ब्रिक्स थे, सारे ब्रिक्स सेम साइज़ के थे। तो अब ये रोड पैटर्न में लिख सकता था मैं, क्योंकि रोड ब्रिक्स ही तो बन रहे हैं, लेकिन मैं ब्रिक्स का अलग लिखूंगा। 7 पॉइंट हो गया। और याद करूंगा, अब मेरे को लग रहा नहीं यार ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7 पॉइंट लिखूंगा, और जब 7 पॉइंट लिख दूंगा आखिरी में छोटा सा जगह छोड़ दूंगा और पेपर पे आगे बढ़ जाऊंगा। और फिर जब पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन पे अगर टाइम रहेगा तो वापस आऊँगा, सोचूंगा कुछ मैं लिख सकता हूँ तो ठीक, और नहीं लिख सकता हूँ तो एक कंक्लूजन का लाइन लिख दूंगा अगर जरूरत है तो, और नहीं है ऊपर लिख रखा था तो नहीं लिखूंगा। अरे इसमें आप बताना, मेरा तो हो गया 6-7 महीना पढ़े हुए, आप बताना इसमें और कोई पॉइंट है मोहनजोदारो के फीचर्स में। तो ये हो गया हमें एक रफ बनाने का। अच्छा, रफ बनाने से क्या होता है पता है, ये इसको अगर आप 5 मार्क्स, सॉरी इसको 5 मिनट तो नहीं देना, 5 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने। इसको अगर 2 से 3 मिनट अगर आप दे रहे हो ना, तो पूरा आंसर लिखने में जो आपको 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाएगा ना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हिसाब से 8 × 2 16 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हिसाब से अगर इसको आप 2 मिनट दे रहे हो ना, अगर आपने फ्रेमवर्क सोच लिया, तो फ्रेमवर्क आपने सोचा ही तभी जब आपको पता था कि ड्रेनेज में क्या लिखना है, आपको पता है वेट एंड मेजर में क्या लिखना है, हाउस एंड कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, रोड वाले में क्या लिखना है, ग्रेड पैटर्न वाला लिखना है। तो आपको ये सब पता है तभी आपने ये फ्रेमवर्क बना लिया, पॉइंट्स बना लिए। तो आपको पॉइंट लिखने में ना हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगेंगे, और 10 मिनट यहाँ मैं बोलता हूँ, 4 मिनट 5 मिनट यहाँ भी लगा, तो 16 है, 14 से 15 मिनट में हो गया। और ये स्टार्टिंग में जैसे जैसे इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपका होता चला जाएगा। अच्छा, ये जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करना है कि बड़ा आंसर है 8-10 पॉइंट लिखने, तो जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ तो पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है, तो सीधे लिख जाओ। अच्छा, एक और चीज़, कुछ प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो भी मैंने यहाँ लिखे कि क्वेश्चन है वो हम समझ नहीं पाते हैं, तो क्या करना है, राइट वॉट यू नो, सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, राइट वॉट यू हैव रीड इन चैप्टर। वॉट यू नो का मतलब वही है कि क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना, लेकिन लिखना क्या है वो समझ नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन किस पार्ट से है उस टॉपिक को याद करो, उस टॉपिक में जो पढ़ा है उसको ट्राई करो हल्का सा रेलिवेंस के साथ लिखने का। कंटेंट इज इनसफिशिएंट, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे को 4 मार्क्स का याद आ रहा है, या फिर मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है कि इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के याद करूंगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, और टॉपिक याद आ गया, फिर मैं उस टॉपिक को मैंने रिवाइज तो कर रखा है, तो मेरे को लगेगा कि यार इस टॉपिक के ये पॉइंट्स भी हैं जो मुझे लग तो नहीं यार यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप कुछ कंटेंट भी लिखना है तो मैं उसको भी थोड़ा सा रेलेवेंट बना के क्वेश्चन के रेफरेंस में ला के उसको लिख दूंगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्न्स पॉइंट टुवर्ड क्वेश्चन ओरिएंटेड हमें लिखना है। क्वेश्चन में जो भी पूछा ना, हर पॉइंट को उसके तरफ घुमाना, हमें टीचर को ये बताना है कि ये पॉइंट हमारा ऐसे रॉ नहीं है, ये पॉइंट हमारे क्वेश्चन का ही एक आंसर है। अगर कुछ रीजन पूछा है, कॉन्सिक्वेंस पूछा है, उसके डेवलपमेंट्स पूछे हैं, तो हर पॉइंट को इस तरीके से लिखना है कि वो उसको जस्टिफाई कर रहा हो कि हाँ इसी का एक पॉइंट ये है, इसी का अगला पॉइंट भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब ये कुछ तरीके हैं, कुछ समझ में आया, कुछ ना समझ में आया, अब क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ट्राई करो डेली कुछ करने का, नहीं होता तो चैप्टर वगैरह कंप्लीट होने के बाद तो करना ही है। मुझे भेजो, मैं चेक करूंगा और फिर मैं आपको अब इन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा कि देखो इसमें कोई फिलर यूज़ नहीं है, देखो इसमें आपने कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं किया, देखो इसमें आपने क्वेश्चन समझा नहीं, लेकिन आप मैंने बोला था जो चैप्टर आता है वही लिखो, आपने वो नहीं लिखा, तो अब आपको समझ में आएगा, इनमें से गलती निकाल के बताऊंगा तो और इम्प्रूव कर पाओगे। ओके।